कल भी मैंने आपको बताया था कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। कल टॉपिक पूरा वो नहीं हुआ था, टाइम समाप्त हो गया था, लेकिन आज मैं दोबारा से साइक्लोट्रॉन के बारे में बताना चाहता हूँ। साइक्लोट्रॉन क्या है? सिद्धांत, बनावट, कार्यप्रणाली तथा इसके विभिन्न प्रकार के पैरामीटर, इसकी कमियां क्या हैं, उपयोग क्या हैं, ये सारे इस टॉपिक में देखना चाहते हैं। बोर्ड में भी प्रश्न पूछा गया था कि साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत तथा उसके विभिन्न प्रकार के पैरामीटर लिखिए। तो अपन जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है। कल भी बताया था कि साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धन आवेशित कणों को उच्च वेग या उच्च ऊर्जा से त्वरित किया जाता है। इसकी खोज 1931 में लिविंगस्टन एवं लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका सिद्धांत क्या है? इसके सिद्धांत को देखने के लिए अपन जान रहे हैं कि यहां से, इस स्थान से ये एस आयन स्रोत है। आयन स्रोत से धन आवेशित कण उत्पन्न किए जाते हैं। धन आवेशित कण उत्पन्न किए जाते हैं। इन धन आवेशित कणों पर चुंबकीय क्षेत्र, इन धन आवेशित कणों पर चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण के वेग के लंबवत लगाकर वर्ताकार पथ पर गति करवाते हैं और बार बार इसे विद्युत क्षेत्र में से गुजारते हैं। तो ये धन आवेशित कण विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करके तीव्र वेग से डिफ्लेक्शन प्लेट से बाहर निकलते हैं। ये इसका सिद्धांत है। देखिए, ये जैसे मैंने कहा था कि ये दो D1 और D2 जिनको डीज कहते हैं, डीज DEES, जिन्हें डीज कहते हैं, ये धातु के बने हुए खोखले अर्धवर्ताकार प्लेट होती हैं। खोखली अर्धवर्ताकार प्लेट होती है जिसे D1 और D2 डीज कहते हैं। इनके व्यास के सिरे एक दूसरे के समानांतर और कुछ दूरी पर रखे होते हैं और इसके किनारों पर उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा गया है। ये सिंबल किसका है? प्रत्यावर्ती स्रोत का। उच्च आवर्ती के प्रत्यावर्ती स्रोत, उच्च विभव है ये तो 10⁴ वोल्ट और आवर्ती 10⁶ हर्ट्ज। उच्च आवर्ती के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा गया है तथा N और S दो चुंबकीय ध्रुव हैं। ये डीज इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखी हुई है और चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण के वेग के लंबवत होता है। ये इसकी बनावट है। क्या बनावट में क्या लिखेंगे कि साइक्लोट्रॉन में अर्धवर्ताकार खोखली D1 और D2 डीज होती हैं जिनके व्यास के सिरे एक दूसरे के समानांतर और कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं और इसके किनारों पर उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ी गई हैं तथा इनके मध्य कोई आयन स्रोत रखा हुआ है और यह संपूर्ण व्यवस्था या डीज लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। और देखिए, अब इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं। देखिए, पहले ये देखिए प्रत्यावर्ती स्रोत है। ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसकी आवर्ती समय के साथ बदलती है। 0 से T/2 समय में, 0 से T/2 समय में ये धनात्मक सिरा है,
यानी धनात्मक दिशा में, और t/2 से t समय तक ये ऋणात्मक भाग हो गया प्रत्यावर्ती स्रोत का। यानी ये प्रत्यावर्ती स्रोत की आवर्ती, ये चक्कर है जो एक चक्र कंप्लीट हो रहा है 10⁶ सेकंड में, एक कंप्लीट साइकिल करती है। अब ध्यान देना कि इस आयन, ये देखिए 0 से t/2 समय, ये अपनी डीज है d1 और d2, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है और ये आयन स्रोत है। तो S क्या है? आयन स्रोत है। देखिए ध्यान दीजिए, ये D1 और D2 डीज है, इनके बीच में तो लगता है चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेशित कण D1 और D2 के अंदर प्रवेश करेगा, D1 के अंदर या D2 के अंदर प्रवेश करेगा, तब क्या लग जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। और विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का मान इसके अंदर 0 होगा, कोई विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करेगा। और जब आवेशित कण D2 D से या D1 से D2 में प्रवेश करेगा, तो यहां पर क्या लगा हुआ है? विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। D1 और D2 डीज के ये विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। तो ये आयन स्रोत क्या करेगा? इस विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करेगा। कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा? मान लीजिए ये Q, V विभवांतर है, Q आवेश कण है, ये ऊर्जा ग्रहण करेगा। और ऊर्जा ग्रहण करके ये गति करेगा। किसकी ओर गति करेगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करेगा। तो ध्यान दीजिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में, ये 0 से t/2 हो गया। प्रथम आधे चक्र में D1 डीज धनात्मक है, तो D2 डीज ऋणात्मक होगी। तो यहां से धन आवेशित कण उत्पन्न किए, और धन आवेशित कण क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा लेगा। कितनी ऊर्जा लेगा? QV ऊर्जा लेगा। और QV ऊर्जा लेकर ये किसके अंदर प्रवेश करेगा? D2 डीज में प्रवेश करेगा। और D2 डीज में क्या लग रहा है? चुंबकीय क्षेत्र B। और ये चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण के वेग के लंबवत लग रहा है। आवेशित कण के वेग के लंबवत लग रहा है। तो इसका पथ क्या होगा? क्या पथ होगा? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो आवेशित कण का पथ वर्ताकार होगा। तो ये वर्ताकार पथ जैसे ही प्रवेश करेगा, तो आवेशित कण का पथ कैसा हो गया? वर्ताकार पथ हो गया। और ये वर्ताकार पथ हो गया, तो इस प्रकार से ये D1 डी से D2 डीज की ओर वर्ताकार पथ पर गति करेगा। तो विद्युत क्षेत्र का कार्य क्या हुआ? आवेशित कण को ऊर्जा देना। ऊर्जा लेकर किसकी ओर गति करेगा? D2 डीज की ओर गति करेगा। D2 डीज की ओर क्यों गति करेगा? ये धन आवेशित कण है, और ये D2 डीज ऋणात्मक है, तो आकर्षित होंगे। यहां पथ वर्ताकार क्यों हो गया? क्योंकि लंबवत लग रहा है। यहां विद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा। ये आधे चक्र में हो गया, अर्ध चक्र पूरा हो गया। और अर्ध चक्र पूरा होने के बाद में देखिए फिर t/2 से t समय में, तो इनकी ध्रुवता बदल जाएगी। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव था पॉजिटिव होगा। इन डीज की ध्रुवता शेष आधे चक्र में ध्रुवता बदल जाएगी। तो ये डीज ऋणात्मक हो जाएगी, ये डीज तो धनात्मक हो जाएगी, और ये ऋणात्मक हो गई। और ये क्या करेगा? यहां से चलकर ये वर्ताकार पथ पर गति कर रहा था। कितनी ऊर्जा ग्रहण की? QV ऊर्जा ग्रहण की। और ऊर्जा ग्रहण करने के बाद में फिर ये किस में प्रवेश करेगा? बताइए। ये विद्युत क्षेत्र में फिर प्रवेश कर गया।
और विद्युत क्षेत्र से फिर ऊर्जा ग्रहण करेगा। कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा? Q इंटू V, क्योंकि इनके सिरों पर विभवांतर कितना लग रहा है? V विभवांतर लग रहा है। और ये गति करता हुआ फिर ये इसमें प्रवेश कर जाएगा। किसमें प्रवेश कर जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र में D1D में प्रवेश कर जाएगा। तो D1D में क्या लग रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। और वे वेग के लंबवत गति कर रहा है, लंबवत लग रहा है। तो इसका पथ पुनः वर्ताकार पथ होगा। तो इसका मतलब है, ये बताइए कि आप एक पूरे चक्र में आवेशित कण कितनी ऊर्जा ग्रहण करता है? आधे चक्र में QV और शेष आधे चक्र में QV। तो पूरे चक्र में ऊर्जा कितनी होगी? 2QV। यानी ऊर्जा होगी E, एनर्जी एक पूर्ण चक्र में E इक्वल टू होगा 2QV। 2QV। और आप देख रहे हैं कि ऊर्जा का मतलब है हाफ mv स्क्वायर बराबर 2QV। और v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर समानुपाती होगा v के। यानी विभव का मान बढ़ेगा तो वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी। आप ये कहेंगे इस प्रकार से एक ही पथ होना चाहिए, ये अलग अलग त्रिज्या के पथ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपन ने ये देखा था r बराबर क्या लिखा था? r बराबर क्या लिखा था? r बराबर mv अपॉन QV लिखा था। और R समानुपाती है V। वेग है, ये वेग है और ये विभव है, तो वेग के समानुपाती है। वेग बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। इसलिए अलग अलग त्रिज्या के वर्ताकार पथ होंगे। तो देखिए, इसके सिद्धांत को मैंने क्या बताया था? ये सिद्धांत ये बताया था कि यदि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, यहां देखिए चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बार बार विद्युत क्षेत्र में से, एक बार विद्युत क्षेत्र में से गुजरा, फिर दोबारा यहां से बार बार विद्युत क्षेत्र में गति कराते हैं, तो आवेशित कण उच्च वेग से त्वरित गति करने लगता है। और विद्युत क्षेत्र आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वर्ताकार पथ पर गति प्रदान करता है। यही इसका सिद्धांत है। और ये भी बताया था ये विद्युत चुंबकीय युक्ति है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं। एक बार विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, फिर चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो ये इसकी बनावट भी होगी, कार्य प्रणाली होगी। दोबारा देखिए कि ये आयन स्रोत से धन आवेशित कण उत्पन्न किए जाते हैं, और विद्युत क्षेत्र से ये ऊर्जा QV ऊर्जा ग्रहण करके चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण के वेग के लंबवत होने के कारण से इसका पथ वर्ताकार पथ हो जाता है। तो 0 से T/2 समय में आवेशित कण QV ऊर्जा ग्रहण करके D1D से D2D की ओर D2D में प्रवेश करता है, और D2D में आवेशित कण वर्ताकार पथ पर गति करता है, और पुनः शेष आधे चक्र में T/2 से T समय में ये आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, और पुनः Q1 ऊर्जा ग्रहण करके
D1 डीज में प्रवेश करता है, और D1 डीज में प्रवेश करेगा तो पुनः उसका वर्ताकार पथ हो जाएगा। और यह वर्ताकार पथ जैसे जैसे आवेशित कण की गति के दौरान आवेशित कण की ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ेगी, आवेशित कण का वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये आवेशित कण, देखिए ध्यान देना, ये आवेशित कण क्या करेगा, इस प्रकार से गति करेगा, वर्ताकार पथ पर गति करता हुआ, बहुत तेजी से गति करता हुआ इस विक्षेपक प्लेट से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद में यहां टारगेट रखा हुआ है, लक्ष्य रखा हुआ है, उससे टकरा जाएगा। तो इस स्थिति में देखिए, ध्यान दीजिए कि ये आवेशित कण की त्रिज्या होगी। बोलिए, ये आवेशित कण की त्रिज्या होगी, और त्रिज्या कितनी होगी, आर मैक्सिमम होगी, आर मैक्सिमम होगी। जब आर मैक्सिमम होगी तो यहां पर वी का मान भी क्या होगा, वी का मान भी मैक्सिमम हो गया। बोलिए, बी का मान मैक्सिमम हो गया, क्यों, आर समानुपाती है वी, ये मैक्सिमम त्रिज्या होगी। अब देखिए इसके पैरामीटर देखेंगे, इसके प्रचालन देखेंगे। एक तो यह है आवेशित कण की त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या। आवेशित कण में वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी, जैसे मैंने कहा था कि आवेशित कण के वर्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आवेशित कण को वर्ताकार पथ पर घुमाने के लिए अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। तो उस अभिकेंद्री बल और चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्री बल हो गया mv² अपॉन r बराबर Q इंटू बी हो गया। बोलिए, और ये v से v कैंसिल हो जाएगा, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बराबर हो जाएगा mv अपॉन QB। बोलिए, ये वर्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई। नंबर 2, आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक पूर्ण चक्र में लगा समय। आवेशित कण को एक पूरा चक्कर घुमाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो T बराबर क्या होगा, T बराबर क्या होगा, 2 पाई R बटे V, यानी पूरे वृत्त की परिधि बटे वेग। और T बराबर क्या होगा, 2 पाई V, और त्रिज्या होगी mv बटे QB। बोलिए, और ये v से v कैंसिल हो जाएगा, और v बराबर क्या होगा, नहीं सॉरी T बराबर होगा 2 पाई m बटे QB। ये हो गया। और आवर्ती क्या होगी, आवर्ती क्या होगी, आवर्ती होगी यानी n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 1/t, 1/t। आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रम होती है, तो n बराबर क्या लिख देंगे, इसका उल्टा लिख दो, t का उल्टा। और t का उल्टा क्या होगा, t का उल्टा होगा
क्यू बी अपान 2 पाई एम। और कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एन। और 2 पाई एन की वैल्यू कितनी है? क्यू बी बटे 2 पाई एम हो गया। और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? क्यू बी टू बी अपॉन एम हो गया। तो कौन कौन से पैरामीटर निकाल लिए? कौन कौन से पैरामीटर निकाले? एक तो ये देखा कि त्रिज्या कितनी होगी? एम वी अपॉन क्यू बी। फिर आवर्तकाल निकाला, एक पूरे चक्कर में लगा समय टी, ये हो गया। अर्धवर्त में अगर अपन क्या करेंगे, अर्धवर्त के लिए आवर्तकाल देखेंगे तो इसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में आवर्ती और कोणीय वेग। एक और चीज देखते हैं कि अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम, बस ठीक है।